है उधर देखो। इसको जर्सी बच्चा कहते थे, बछड़ा, वो अचानक सांड बन गया। समझे? तो सांड बन के देखिए, यहाँ भी घुस जाओ, वहां भी घुस जाओ, वहां भी बोल दो, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। क्या आनंद क्या कह रहे हैं? आनंद क्या कह रहे हैं? इसी उनको आपत्ति है शायद। आनंद क्या कह रहे हैं? सुनिए, एक मिनट, बीच में नहीं। एक सेकंड, बस एक सेकंड। आनंद आपने म्यूट किया है क्या? हाँ, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। आनंद एको हो रहा है, आपकी आवाज ठीक करवा रहा हूं मैं, दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं। हाँ सतीश जी, हाँ, फिल इन द गैप करवाइए आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ऐसा सियाना हो गया जर्सी बच्चा कि वो कह रहा है कि माहौल अगर जरूरत पड़ी तो आरएसएस की भी मदद करेगा, रक्षा करेगा। आप इस चीज को मैं बहुत गंभीरता से लिया। ये कब बोला? बोला क्या? रचनात्मक कांग्रेस ने बोला है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आई कि आरएसएस, जो इस देश में डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, आरएसएस का भी एक एक्सप्रेशन है, अगर उसको दबाने की कोशिश मतलब वो की, तो मैं उनके साथ खड़ा हूं। प्रियांक खड़गे तो बोल रहे हैं वहां पर उन्हीं के नेता हैं, मंत्री हैं। वो तो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कानून के अंदर हम कार्रवाई करेंगे आरएसएस के खिलाफ। रजिस्ट्रेशन अलग चीज है और दबाना अलग चीज है। दबाने का मतलब बैन कर दो, जेल भेज दो, वो है दबाना ना। किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाने में क्या दिक्कत है भाई? रजिस्ट्रेशन तो लॉन्ग संस्था होगा। वो तो बैन करने की बात कह चुके हैं प्रियांक खड़गे। तो ये कहा ना कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओ, मेरी बात पूरी हो जाने बोलिए, दीजिए। बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जंतर मंतर के दिमागी छात्रों को, मैं नक्सली नहीं बोल रहा हूं, उसको अपनी तरफ से माफ कर दिया। तो अब उनके लिए ये भी है कि भाई चाल, चरित्र, चेहरा सब कहता है, मतलब रणनीति कहती है कि आप थोड़ा शांत पड़ जाइए और जर्सी बच्चा को भी माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। माफ कर दीजिए ना। बात यह है कि सरकार पीछे हटी है। सरकार की अंदरूनी जो सामंजस्य, संवाद, समन्वय, मैं ये बीजेपी वाला भाषा बोल रहा हूं, वो उसमें अगर कुछ कमी दिखाई पड़ती है, और उधर से वो एक आदमी है जो कि बार बार आरएसएस पर 4 दिन पहले हमला करता है और उसी दिन भी कहता है हम सब सहयोग करने के लिए भी तैयार है। माने कुछ अजीब सा हो रहा है। नहीं, वो सहयोग के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं वॉइसेस के लिए मैं साथ हूं। सहयोग आप इसको, अरे किसी तरह के लिए क्लाउन ऑफ जोकर है तो साथ किस चीज का? वो तो क्लाउन ऑफ वॉइसेस जोकर की बात कर रहे हैं कि जो वॉइसेस हाँ, वो डिफरेंट जोकर, वो अरे वो ये कह रहे हैं कोई भी आपकी आवाज दबाएगा तो मैं खड़ा रहूंगा। वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी सबको बोलने का अधिकार है। उनको तो चाहिए था, जो आरएसएस से त्रस्त हैं बीजेपी में, आरएसएस से जो त्रस्त लोग हैं उसकी मदद करना, ना कि आरएसएस को दबाने के लिए। कुछ नाम आरएसएस को दबाने के लिए ना, ऐसे कौन से नाम? उसमें सहयोग करना चाहिए था। तो कह रहे आरएसएस की मदद करेंगे। सतीश जी, आप ऐसे कौन समझे से? नहीं? अब आप तो वही वाली बात कह रहे हैं सतीश जी। वो तो राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर से लोग बताते हैं। अरे अब ये यकीन होता है आपको इस पर? नहीं, हमको हो सकता है पीएमओ के अंदर से मुझे लोग खबर देते हैं। ब्लफ, इसका खंडन तो उस दिन कह रहे थे वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर से लोग। दोनों का खंडन होना चाहिए ना विजय जी, या होना नहीं चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। नहीं, लेकिन क्या पहले ये गंभीर विषय नहीं, क्या इसके पहले अपोजिशन को सरकार के भीतर खबरें नहीं दी जाती रही है क्या? जाती रही पहले। तो स्रोत तो बताइए, लेकिन कौन दे रहा है? कोई खुल के कहता नहीं था इसको। पहले भी मनमोहन सिंह के समय या इंदिरा गांधी के समय, नरसिम्हा राव के समय तमाम अफसर जो है देते थे, लेकिन कोई विपक्ष वाला कहता नहीं था कि इस बार अखिलेश यादव को चंदा चोरी की खबर कहां से मिली बताइए? सही पकड़े हैं। मिली ना कहीं से, जिस पर पूछा गया तो वो कहते हैं, वो पवन पांडे नहीं, वो महत्वपूर्ण कहते हैं कि उनको भगवान राम ने बताया। सुनिए मानक, महत्वपूर्ण ये नहीं कि उनको कहां से मिली। हाँ। महत्वपूर्ण ये है कि किसने दी, किसने दिलवाई, किसने छपवाई, क्या हुआ उसमें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जांच का विषय है, ये जांच का, अन्वेषण का विषय है। अनंत विजय बोलिए। अनंत विजय, उम्मीद है आपकी आवाज अब आ रही होगी। अनंत बोलिए। हाँ, बिल्कुल आ रही होगी। और मुझे लगता है चर्चा अपने रोचक मुकाम पे पहुंच गई है। हाँ। जहां बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, ड्रामेटिक अंदाज में लोग बात कर रहे हैं। कभी कभी चर्चा सुनते हुए मुझे एक बिहार के राजनेता की भी याद आ जाती है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। जब सतीश जी बोलते हैं ना बसवा छूट गई, तो मुझे उस नेता की बड़ी तेजी से याद आती है। इसीलिए लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो व्यक्तिगत हो जाएगा। लालू नहीं, मैं ऐसा थोड़ी कह सकता हूं कि आप पत्रकारिता के लालू हैं। ना सर, क्षमा करिएगा, ऐसी बात मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे पत्रकार तो आप बोल पा रहे हैं ना मुझे। हम 14 के बाद वाले को पत्रकार ही नहीं मानते। मुझसे ये पाप मत करवाइए सर, मुझसे ये पाप मत करवाइए प्लीज। मैं ये देख रहा हूं मानक जी, बहुत चर्चाएं चल रही है, तमाम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, चाल, चरित्र, चेहरा, सब बात हो रही है। आज चूंकि आपने मुझसे पूछा नहीं कि प्रधानमंत्री के भाषण को कितने नंबर देंगे, वो एक एक्सक्लूसिव प्रश्न आपने मास्टर साहब के लिए रखा था, जो शायद चले गए, हमारे भी मास्टर साहब थे वो। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का आज का भाषण आप याद कर लीजिए मानक जी, ये 29 से 34 की तैयारी है।
आप इसको उसी आईने में देखिए, ये 29 से 34 की तैयारी है, बाकी सब भूल जाइए। ये सारी तैयारी चाहे राहुल गांधी की हो चाहे प्रधानमंत्री की हो, ये 29 की तैयारी हो रही, वही मैटर करता है। अगर 29 में भारतीय जनता पार्टी वापस आ गई तो नरेंद्र मोदी इतिहास पुरुष हो जाएंगे, और अगर कांग्रेस पार्टी हार गई, खुदा ना खास्ते, जिसकी संभावना बहुत प्रबल नजर आ रही है अभी के हिसाब से, चाय दुकान के सेंसेक्स के ऊपर होने के बावजूद, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत विषम परिस्थिति होगी। लगातार 4 संसदीय हार झेलना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मतलब अप्रिय स्थिति होती। आशुतोष, आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन पॉइंट स्कोर कर गया? सतीश जी तो कह रहे हैं राहुल गांधी विपक्ष स्कोर कर गया और सरकार मोदी जी की रैंकिंग थोड़ी सी डाउन हुई है। आपको क्या लग रहा है इस समय आशुतोष, परसेप्शन क्या गया है पिछले 3-4 हफ्तों का, 2 महीने का? देखिए सतीश जी की एक बात, उनसे एक मुहावरा में ले लेता हूं। ये जो थर्मामीटर है, हाँ। उसमें उसका क्या हाल है? तो थर्मामीटर ये कह रहा है कि दरअसल सरकार का बुखार बढ़ गया है और टेम्परेचर काफी हाई है। क्यों? तो क्या हुई? और सर पे पट्टी रखने की जरूरत है टेम्परेचर उतारने के लिए, ठंडी पट्टी, बर्फ वाली पट्टी, और घर के अंदर एसी तेज कर देने की जरूरत है। और इसकी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2-3 चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात यह है कि जब पार्टी, सरकार या किसी भी संगठन का नेता वो जनता के सामने आने से डरने लगे या जनता के सामने आने से बचने लगे, तब समझ लीजिए वो पार्टी भी संकट में है और सरकार भी संकट में है। क्योंकि एक परसेप्शन ये बनाया गया था पिछले 10-12 सालों में कि दरअसल ये सरकार बहुत ही पावरफुल लोगों की सरकार है, डिसाइसिव लोगों की सरकार है, निर्णायक फैसले करते हैं और कड़े से कड़े संकट का सामना करने की कोशिश करते हैं। हकीकत में यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कमजोर नेता है। कमजोर इसलिए क्यों? क्योंकि जब चीजें हवा उनके साथ बहती है तब तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टीवी कैमरे पे आते हैं, सब कुछ आके बोल जाते हैं, लेकिन जब हवा उनके विपरीत चलने लगती है तो फिर वो कैमरे के आने से बचने लगते हैं। आपको पहला उदाहरण मैं बता दूं, कोविड का। कोविड के समय में आए, थाली पिटवाया और उसके बाद गायब। और सुप्रीम कोर्ट तक को यह कहना पड़ा था, स्मेल द कॉफी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो ऑफिसर्स की जो फाइल है, उस पर जो नोटिंग्स है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। उस वक्त प्रधानमंत्री जी कहां थे? मणिपुर के समय में प्रधानमंत्री जी कहां थे? न प्रधानमंत्री ने मणिपुर के ऊपर कुछ बोला, न वहां जाके बोला। चाइना के मसले पे शुरू में कुछ बोला, उसके बाद फिर गायब। अमेरिका लगातार हमला करता रहा, ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री पर टिप्पणियां करता रहा, गलत टिप्पणी करता रहा, जो हम जैसे तमाम भारतीयों को कहीं ना कहीं स्वाभिमान पे चोट हो रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बातें क्यों कही जा रही, गायब, कोई नहीं बोला। और अब ये जो आंदोलन चला, इसके बाद तो संसद से अगर प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, अगर संसद में प्रधानमंत्री नहीं आ रहे, तो इसका मतलब या तो प्रधानमंत्री जी जनता के प्रति संसद के माध्यम से जो अकाउंटेबिलिटी है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके पास कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सरकार का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और जो पावर कॉरिडोर में आजकल जो खुसफुसाहट चल रही है, मेरा मानना है कि पावर कॉरिडोर में जब खुसफुसाहट होती है ना, तो उसकी आग कहीं ना कहीं जली होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर क्या सब कुछ ठीक है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज संघ के एक आदमी से मेरी मुलाकात हो गई और वो मुझसे पूछने लगे। मैंने कहा भाई मुझसे मत पूछे, मेरे पास जानकारी बिल्कुल नहीं है, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी। बोले नहीं, खुसफुसाहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैंने कहा खुसफुसाहट बढ़ रही तो आप तो सत्ता के करीब है, आपको बेहतर पता होगा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो ये जब खुसफुसाहट होती है, इसका मतलब बहुत गंभीर होता है। इसलिए मेरा मानना यह कि सरकार न केवल डिफेंसिव है, बल्कि सरकार में एक खास तरीके का इस वक्त पैरालिसिस भी मैं देख रहा हूं। और वो पैरालिसिस आज प्रधानमंत्री जी ने हालांकि जोश में भाषण देके ये कहने की कोशिश की कि मैं अभी भी टाइगर जिंदा है, पर टाइगर कितना जिंदा है मतलब मुहावरे की बात है। मैं व्यक्तिगत और प्रधानमंत्री जी पे कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं उनका सम्मान करता हूं। अरे टिप्पणी नहीं करते, सारी टिप्पणी कर गए। मैं तो अपने सवाल तैयार करके बैठा था, आप रुके तो मैं दागूं आप पर। हाँ बेटा, आप तो बिल्कुल आप तो पहले अर्बन नक्सल थे आशुतोष, अब तो दिमागी नक्सलियों की तरह बात करने लगे आप। बीजेपी वाले यही कहेंगे सारे के सारे। आशुतोष, मैंने पहली बार आपके मुंह से यह सुना है, जहां तक मेरी याददाश्त है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर नेता है। आज से पहले आपने कभी नहीं कही ये बात। आपने कहा मोदी एक कमजोर नेता है, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। ये आपका असेसमेंट 2026 में लाल किले के उनके भाषण के बाद ये बना, ये अचानक बना है? ये जो सारे आपने उदाहरण गिनाए, ये आपने आज ही इकट्ठे किए? देखिए, जंतर मंतर पे जिस तरीके से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री दोनों गायब रहे, उसने मेरे इस थीसिस को बल दिया है। मैं अमूमन ऐसी बात कहने से बचता हूं, लेकिन देखिए, जब 1962 में चीन की लड़ाई हुई और नेहरू जी उस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे,
डेस्परेट थे, परेशान थे और बहुत जिसे कहते हैं ना कि अवसाद में थे। उस वक्त भी जब संसद बुलाई गई तो वो पूरे समय संसद के अंदर बैठे रहे थे। 32 बार उन्होंने इंटरवीन किया और यहां तक जानकारी है कि जो उन्होंने बोला उसमें पूरी किताब छप सकती थी और उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर तीखे हमले किए थे, लेकिन वो धैर्य से संयम से सुनते रहे। युद्ध भी लड़ा जा रहा था और संसद के अंदर विपक्ष के सवालों का जवाब भी। ये होती है लीडरशिप, स्ट्रांग लीडरशिप। यू आर राइट ब्रो। जब बच्चे थे तो आपको बोलना चाहिए ना भाई, आप संसद में आके आप बोलते, गलत बोलते, सही बोलते, इस पक्ष में बोलते, उस पक्ष में बोलते, 2 लाइन बोलते, 3 लाइन बोलते, संसद से गायब होने की क्या जरूरत? पर बोलने के लिए संसद चलनी तो चाहिए ना आशुतोष। आखिरी के 2 दिनों में आपने देखा होगा अमित शाह को कैमरे पर आकर संसद के बाहर, सदन के बाहर चुनौती देनी पड़ी। आज 3 बजे से कल 3 बजे तक कर लो चर्चा, मैं जवाब देने को तैयार हूं। रांची हो गया था, उसके बाद शायद विपक्ष ने चलने नहीं दी संसद जानबूझकर कि अगर अमित शाह आकर बोलेंगे, चौके छक्के उड़ाएंगे, सारा नैरेटिव वो कंट्रोल कर ले जाएंगे। मानव जी, प्रधानमंत्री को कुछ मौकों पर नैरेटिव, विपक्ष, उन सब से ऊपर उठना होता है क्योंकि वो देश के नेता हैं। और ये गलत कहा जा रहा है कि विपक्ष ने की वजह से संसद में नहीं आए। लीडर ऑफ द हाउस है वो, और लीडर ऑफ द हाउस को सिर्फ संसद में आके अगर बयान देना है तो न स्पीकर रोक सकते हैं न चेयरमैन रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता उनको। ये प्रिविलेज लीडर ऑफ द हाउस को है और लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, इनका अपना अलग स्टाइल है। ये अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करते हैं और मुद्दों को एड्रेस करते हैं और उसके बाद बाजी ऐसी पलटते हैं जब भी बैकफुट पर होते हैं कि सबको चौंका देते हैं। ये आपने भी कई बार कहा है कि क्या करने वाले हैं, हमको किसी को नहीं पता होता है। और इस बार प्रधानमंत्री देखिए, आप ठीक है संसद में नहीं आए, वो लाल किले से आए, जन जी को संबोधित किया, सारे मुद्दों को एड्रेस किया। हम चर्चा सुन रहे हैं कि शायद विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। हो सकता है कि सारा नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए अपने तर्कश से ऐसा तीर निकालें कि बाजी पलट जाए। आशुतोष, लगता है तुम गू खा के ही मानो। देखिए मानक जी, आपको याद होगा कि 1.5-2 महीने पहले इसी कार्यक्रम में आपने पूछा था कल क्या होगा, तब भी मैंने कहा था कि भाई राजनीति में अगले हफ्ते क्या होगा ये किसी को पता नहीं होता। हम जो आकलन कर रहे हैं वो आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी का आकलन कर रहे हैं और पिछले 12 साल में उनकी जो स्टाइल है। देखिए, स्टाइल कुछ भी हो, कुछ सार्वभौमिक मूल्य होते हैं जिनसे किसी नेता, किसी पार्टी और राजनीतिज्ञ को उससे विचलित नहीं होना चाहिए। और वो ये कि जब संसद चल रही होती है तो संसदीय परंपरा ये कहती है कि लीडर ऑफ द हाउस को या उनके जो दूसरे बड़े नेता हैं उनको संसद के अंदर आकर बयान देना चाहिए था। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके का वाकया जंतर मंतर पर हुआ, जिसमें पूरे देश में डिबेट हो रही है, आप कहीं भी चले जाइए, उस पर देश के प्रधानमंत्री अनुपस्थित हैं, उस पर देश के गृह मंत्री अनुपस्थित हैं और बहाना यह बताया जा रहा है कि संसद दरअसल विपक्ष नहीं चलने दे रहा। यह बात जो कहता है, जो मानता है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं उसको संसदीय परंपरा को नए सिरे से देखने की जरूरत है।